जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एफआईआर को लेकर आपकी जितनी भी मुख्य समस्याएं थी उन सभी के ऊपर अपनी जानकारी साझा की कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध घटित होता है या कोई घटना घटती है तो किस तरह वह व्यक्ति अपनी कंप्लेंट के ऊपर डायरेक्ट संबंधित थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी कारणवश उस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो सीआरपीसी की धारा 154C व धारा 156(3) के तहत आप डायरेक्ट एसपी साहब व मजिस्ट्रेट साहब की सहायता से अपनी उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। परंतु इन्हीं कानून को आधार बनाकर इन्हीं मानव अधिकारों की आड़ में न जाने कितनी झूठी कंप्लेंट्स हमारे थानों में प्राप्त होती है। जैसे कि आप दहेज का केस ले लीजिए, आप किसी भी लड़ाई झगड़े का केस ले लीजिए कि यदि दहेज प्रताड़ना में किसी भी महिला को उसका आदमी कोई भी उत्पीड़न कर रहा है, वह महिला दहेज प्रताड़ना का केस लगाकर उसके साथ साथ अपने सास ससुर व ननद ननदेव सबका नाम उस कंप्लेंट में दर्ज करा देती है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके साथ साथ यदि हमारे मोहल्ले में, अपने गांव में, समाज में या देश के किसी भी कोने में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले वो नौकरी वाले बंदे को टारगेट करते हैं कि जो बंदा दिल्ली में बैठ के अपनी नौकरी कर रहा है उसको हरियाणा के किसी गांव में एक अक्यूज के तौर पर उसको एक दरखास्त में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इन प्रावधानों पर मैं आज बात करूंगा। आखिर क्या क्या कानूनी तौर पर आपके पास प्रावधान है कि किस तरह आप ऐसी किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके ऊपर कोई भी ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो दोस्तों, यदि आपके पास पुख्ता सबूत है कि आप उस घटना में शामिल नहीं थे, आप वहां पर आपकी कोई भी इंडल्जमेंट नहीं थी, आपकी कोई भी मीन्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाकर धारा 438 व धारा 482 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 व सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अपनी एविडेंसेस के बिहाफ पे आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आप उन्हीं एविडेंसेस के बिहाफ पर सीआरपीसी की धारा 482 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आप अपनी एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी एफआईआर के बारे में, इन सभी धाराओं के बारे में आप सोचोगे कि हमारे कोई काम के नहीं है, परंतु दोस्तों, इन धाराओं जो भी आपके साथ कोई भी अपराध घटित होता है तो उसकी आप मेरी प्रत्येक वीडियो देखिए। मैं आपको जो भी आपके साथ अपराध घटित होता है उसके बारे में, प्रत्येक धारा के बारे में आपके सामने व्याख्यान करूंगा, ताकि उन धाराओं को आप याद रखें, उन धाराओं को आप नोट कर ले जो भी आपके साथ अपराध घटित होता है। क्योंकि आप जिस भी संबंधित थाना में जाते हैं, वे मेरे जितने पुलिस वाले भाई हैं उनको सभी धाराओं के बारे में नॉलेज नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे देश में न जाने कितने सारे कानून हैं। आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एविडेंस एक्ट हो गया, आईपीसी में 511 धारा है, सीआरपीसी में 484, एविडेंस में 167 धारा है। इसके अलावा न हर एक अपराध के ऊपर अलग से एक्ट बना रखे हैं, जैसे दहेज प्रथा अधिनियम 1961, इमोरल ट्रैफिकिंग 1956, इसके अलावा सती प्रथा 1987, पॉक्सो एक्ट 2012। इसके अलावा भी आप जुआ खेलते हैं तो गैम्बलिंग एक्ट, दारू का एक्साइज एक्ट, कोई भी एनडीपीएस का मामला आता है तो एनडीपीएस एक्ट, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि आप कोई चेक देते हो तो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंटल एक्ट, या फिर आपका कोई भी सिविल केस चलता है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसके साथ साथ न जाने कितने सारे एक्ट्स हैं कि आपको उन सभी एक्ट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्त, आपके साथ जो भी अपराध घटित होता है तो आप मेरी सभी वीडियोस को देखें। मैं हर एक प्रत्येक अपराध के बारे में आपको बताने वाला हूं, और आपके साथ ऐसा कोई भी अपराध घटित होता है जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये मेरी समस्या है, आप इस पर कृपया करके वीडियो बना के दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि आपके साथ ऐसा कोई अपराध घटित होता है, यदि आपकी झूठी एफआईआर दर्ज होती है आपके खिलाफ, तो सबसे पहले धारा 438 और धारा 482 सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। इसके बाद अपनी उस एविडेंसेस के बिहाफ पर आप अपनी एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए, मीन्स कैंसिल करवाने के लिए आप हाईकोर्ट में एक अपील कर सकते हैं, जो धारा 482 सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 में साफ साफ निर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद सवाल यह उठता है कि यदि एंटीसिपेटरी बेल मिलने से पहले ही कोई भी पुलिस कर्मचारी हमें उस केस के संबंध में गिरफ्तार कर लेता है तो हमारे पास क्या क्या कानूनी प्रावधान है।
तो दोस्तों सीआरपीसी की धारा 437 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के तहत आप उस समय रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको रेगुलर बेल मिल जाती है, यदि आपकी एफआईआर क्रैशिंग हो जाती है, तो इसके बाद आपको धारा 227 सीआरपीसी व धारा 232 सीआरपीसी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 व 255 में आपको डिस्चार्ज और एक्विटल मीन्स आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। इन सभी प्रावधानों के बाद, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आप क्या कर सकते हैं, ध्यान करके सुने दोस्तों। आपकी एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद आपको दोष मुक्त कर दिया गया, आपकी एफआईआर क्रैश हो चुकी है, अब आप अपराधी साबित नहीं हो सकते, अब आपको एक इनोसेंट साबित कर दिया गया है। इसके बाद अब आपका यह दायित्व बनता है कि जिस भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दी है, ऐसी कोई भी झूठी दरखास्त दी है, ऐसी कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सबसे पहले ऐसी किसी भी झूठी कंप्लेंट के ऊपर आईपीसी की धारा 182 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की सहायता से मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 6 महीने का दंड व फाइन का प्रावधान है। इसके अलावा यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में गलत एविडेंसेस प्रूव करता है या अपने कोई भी गलत मीन्स फैब्रिकेट करता है एविडेंसेस को या गलत गवाही देता है, तो वो आईपीसी की धारा 191, 192 व 193 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 227, 228 और 229 में दंडनीय है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मीन्स जो एक्चुअल घटना है उसके अलावा यदि पुलिस पर्सन को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 203 आईपीसी की व भारतीय न्याय संहिता की धारा 240 के तहत 2 वर्ष की सजा के लिए दंडनीय किया जाएगा। इसके साथ साथ यदि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कोर्ट में गलत क्लेम करता है या कोई फॉल्स रिपोर्ट क्लेम करता है, तो उसको आईपीसी की धारा 209 व भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 में दंडनीय करार किया जाता है। इसके अलावा यदि वह व्यक्ति कोई भी झूठे आरोप लगाता है, आईपीसी की धारा 211 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत उस व्यक्ति को 2 साल व फाइन से दंडनीय किया जाएगा। इन सभी कानूनों के प्रावधान को आधार बनाकर हम उस व्यक्ति के खिलाफ एक मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं, क्योंकि इस सभी केस में हमने अपनी जीत हासिल कर ली, हम दोष मुक्त हो चुके, लेकिन जो समाज में हमारी जो डिग्निटी, जो हमारी मर्यादा, जो हमारी एक रेपुटेशन थी, वो खराब हो चुकी है। क्योंकि समाज के नजरिए से यदि व्यक्ति एक बार किसी भी केस में चला गया तो उनकी तरफ से जो एक्यूज साबित हो जाता है, तो अपनी उसी रेपुटेशन के बदले में आप उस व्यक्ति से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख न जाने कितने रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। तो आईपीसी की धारा 499 व 500 में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में आप कोई भी मानहानि का केस ठोक सकते हैं। जो सीआरपीसी की धारा 250 के पार्ट 2 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 273 के पार्ट 2 में प्रोसीजर के थ्रू आपका जो भी मानहानि का दावा है वो पूरी तरीके से कोर्ट द्वारा मान्य होगा। इसके थ्रू कोर्ट अपने बिहाफ पे या उस केस को मद्देनजर रखते हुए आपकी जो भी आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है या जो भी आपने मानहानि का दावा किया है वो उस केस के अनुसार आपको दे दिया जाएगा। तो मेरा आप सभी दोस्तों से यह बार बार निवेदन है कि दोस्तों इन सभी कानूनों के प्रति, इन सभी मानव अधिकारों के प्रति, आपके मूल अधिकारों के प्रति आपको बहुत ही जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि आए दिन चाहे वो अनअवेयरनेस मीन्स जागरूकता की कमी के कारण, चाहे वो पुलिस पर्सन हो, चाहे अपना सिविल पर्सन हो या जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वो सभी इसका शोषण हो रहे हैं। इसके बाद जिस तरह एफआईआर में आपकी संतुष्टि नहीं होने के बाद आपने एसपी साहब और मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया था, उसी तरह यदि इन सभी प्रक्रियाओं के बाद भी आपकी संतुष्टि नहीं होती है तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 व अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे मुख्य पॉइंट कि यदि इन सभी केसेस में, यदि इन सभी प्रक्रियाओं में आपके खिलाफ झूठी इंफॉर्मेशन में, आपके खिलाफ झूठी एफआईआर देने में, आपके खिलाफ कोई भी गलत
कोई डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करने में, कोई डॉक्यूमेंट बनाने में, कहीं भी यदि हमारे पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई जाती है तो आप आईपीसी की धारा 167, 218 व 220 के तहत व भारतीय न्याय संहिता की धारा 201, 256 व 258 के तहत उनके ऊपर भी एक केस दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए आप सभी देशवासियों से मेरी विनती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने का जो मेरा उद्देश्य है उसमें मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व जो भी आपको इसमें कोई भी त्रुटि नजर आती है या इसमें कोई भी सुझाव देना चाहते हो या फिर जिस भी मैटर के संबंध में आप वीडियो चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।